हेलो एंड वेलकम टू जेके मैथ्स। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स पोर्शन, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए, हर एक जेके एसएसबी का जो भी एग्ज़ाम होगा उसके लिए तो वैलिड रहेगा ही रहेगा। लेकिन स्पेशली डिज़ाइन किया गया है आपका फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है। फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर जो भी एग्ज़ाम है उसमें स्पेशली ये मेंशन किया गया है लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। ठीक है, जेके पीएसआई में भी आपका ये है और जूनियर असिस्टेंट में भी आपका पूछ लिया जाता है। बाकी एनटी का एग्ज़ाम है उसमें तो इतना मेंशन इसका नहीं है, बट फिर भी इसके क्वेश्चन रेशो वगैरह में इसी का कंसेप्ट यूज़ होता है। ठीक है, तो बाकी अगर आप रेलवे को टारगेट कर रहे हो इससे वो भी हो जाएगा, एसएससी होगा इससे वो भी हो जाएगा। तो एक ही शॉट में, एक ही वीडियो में हम लोग पूरा लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स देख लेंगे, क्वेश्चन भी देख करेंगे। लेकिन एक वीडियो में क्वेश्चन तो नहीं हो पाएंगे सारे, तो उसके लिए क्वेश्चंस के लिए हम अलग से एक वीडियो रखेंगे। तो आज हम पूरा का पूरा लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, समझा देंगे आपको सारा का सारा। ठीक है, तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले आ गया, ठीक है, जैसा कि आप नाम से देख पा रहे हो चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए लीनियर क्या है, हमको ये पता होना चाहिए इक्वेशन क्या है, हमको ये पता होना चाहिए वेरिएबल्स क्या है। ठीक है, आप मुझे 15-20 मिनट अब दे दोगे अपने कीमती समय के, उसके बाद मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि ये चैप्टर आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये क्या हमने क्या पढ़ लिया। मतलब 15-20 मिनट में हमने कितना कुछ सीख लिया। और बिल्कुल बेसिक लेवल 9th-10th लेवल से आपको जब पढ़ाऊंगा तो फिर आपको पता चलेगा कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो क्या मैंने बोला, पहले सबसे पहले हमको पता करना है लीनियर क्या होता है, उसके बाद हम मेरे को पता करना है इक्वेशन क्या होती है, उसके बाद मेरे को पता करना है वेरिएबल क्या होता है, तब जाके मुझे चैप्टर का नाम समझ आएगा, उसके बाद मैं इसको आगे कर पाऊंगा। तो सबसे पहले मेरे पास आ गया लीनियर क्या चीज़ है। ठीक है, तो लीनियर आपको पता है, लीनियर मतलब जो स्ट्रेट हो, स्ट्रेट पाथ को स्ट्रेट पाथ मान लो, स्ट्रेट लाइन मान लो, उसको क्या बोलते हैं, हम लीनियर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इक्वेशन को अभी के लिए रखो, अभी मैं पहुंचता हूँ वेरिएबल्स पे। ठीक है, तो लीनियर का पता चला स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब या तो आप ये बोल सकते हो जिसकी पावर क्या हो, 1 हो। जैसे x है, x की पावर 1, तो मैं 1 लिखूँ ना लिखूँ एक ही बात है, तो x लिख सकता हूँ। y है, z है, 4x है, 4y है, 3z है, तो सब में पावर कितनी है, 1 है। जब भी पावर 1 होगी तो मैं उसको क्या बोलूँगा, वो क्या है, लीनियर है। मतलब वो स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल कर रहा है या फिर वो स्ट्रेट लाइन है। इतना समझ आ गया। उसके बाद क्या आ गया मेरे पास, वेरिएबल क्या चीज़ है। अब वेरिएबल्स नाम से पता चल रहा है जो वेरी कर रहा है। हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक है जो वेरी कर रही है, दूसरी है जो कांस्टेंट है। ठीक है, दो चीज़ें आ गई, एक होगी जो वेरी कर रही है, दूसरी क्या होगी, दूसरी कांस्टेंट है। अब हमने आपने मैथ्स में देखा होगा कई बार क्वेश्चन जब आते हैं तो एक्स वाई जी ए बी सी ऐसा कुछ मेंशन होता है, तो इसकी वैल्यू हमको नहीं पता होती। अब मेरे को पूछोगे तो मेरे को पूछोगे भाई एक्स की क्या वैल्यू है, मैं बोलूँगा 1। आप अपने आप को या किसी और को पूछोगे, कोई बोलेगा 2। तो ये फिक्स वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूँगा कि 4, ये तो कांस्टेंट है, ये फिक्स्ड है। ऐसा तो नहीं हो सकता मैं बोलूँ कि इसकी वैल्यू 4 है, आप बोलो इसकी वैल्यू 5 है। अब ज़बरदस्ती बोल दो तो बात अलग है, लेकिन ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। 4 है तो उसकी वैल्यू 4 ही रहेगी। कहीं पे भी जाओ, किसी से भी पूछो, 4 की वैल्यू 4 है, तो वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। लेकिन अगर मेरे पास 4x है तो इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन कि मैं x की वैल्यू क्या रख रहा हूँ। तो x क्या हो गया, वेरिएबल। तो ये पूरी टर्म इस समय क्या बन गई, वेरिएबल। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा तो मेरे पास 4 वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूंगा तो मेरे पास 8 आ जाएगी। अगर मैं 3 रखूंगा तो 12 आ जाएगी, 4 रखूंगा तो 16 आ जाएगी। ठीक है, अब वो मेरी मर्जी है, मैं 4 रखूं, 1 रखूं, 2 रखूं। किसी और से पूछूंगा तो कोई और जवाब देगा, किसी दूसरे से पूछूंगा वो हो सकता है 1 रखे, मैं 2 रखूं, आप 3 रखो। तो इस तरह से ये क्या हो गया, वेरिएबल। तो आई होप लीनियर और वेरिएबल आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन पढ़ने से पहले एक और चीज़ आती है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिखा 4x 4y, ये क्या है, टर्म है। ये क्या है, एक टर्म है। और टर्म को मैं क्या बोलूँगा, मैथ्स में हम टर्म को क्या बोलते हैं, नॉमिनल। क्या बोलते हैं, नॉमियल, नॉमिनल नहीं सॉरी, नॉमियल बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। अब ये भी है, आगे बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे मोनो, आगे क्या मैं क्या लगा दूंगा, मोनोमियल। मोनो मतलब सिंगल, मियल मतलब टी टर्म। बाई नॉमियल, बाई मतलब दो, नॉमियल मतलब टी टर्म, तो दो टर्म्स। ट्राई नॉमियल मतलब 3 टर्म्स। उसके बाद पॉली नॉमियल मतलब 2 या 2 से ज़्यादा, फिर हम जर्नल इसको
लेके चलते हैं। तो मैंने क्या बोला, सपोज मेरे पास क्या है, ऐसा है कुछ 4x प्लस 2। तो अब इसमें कितनी टर्म्स दिख रही हैं आपको, 2 टर्म दिख रही हैं। तो इसका मतलब इसका क्या नाम हो गया, बाई मतलब 2, नॉमियल, बाइनोमियल। तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल, मतलब ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स हों। अब आप बोलोगे कि सर आपने ये तो बता दिया, सर भाई जो भी बोलो, ठीक है, 4x प्लस 2 प्लस 3। अब आप बोलोगे कि इसमें तो 3 टर्म है, तो इसको फिर ट्राइनोमियल बोलना चाहिए, लेकिन नहीं, ये ट्राइनोमियल नहीं, ये भी बाइनोमियल ही है। भाई ये कैसे, 2 प्लस 3 तो ऐड हो जाता है ना, ये तो 5 बन जाता है। तो बना क्या मेरे पास, 4x प्लस 5 ही बना ना। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, ट्राइनोमियल नहीं बोल सकता, इसको बाइनोमियल ही बोलूंगा। हाँ, अगर मेरे पास ऐसा होता 4x प्लस 2y प्लस 3, अब क्या आप 2y प्लस 3 को ऐड कर सकते हो क्या, तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको y की वैल्यू नहीं पता होगी। क्या आप 4x प्लस 3 को ऐड कर सकते हो क्या, तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको x की वैल्यू नहीं पता होगी। क्या आप 4x और 2y को ऐड कर सकते हो क्या, तब तक नहीं कर सकते जब तक x और वैल्यू y की वैल्यू पता होगी। तो इसका मतलब ये सारी अलग अलग टर्म्स हैं जो कि प्लस से ज्वाइन हुई हैं। तो ये क्या बनेगा, ट्राई मतलब 3, ट्राइनोमियल। आई होप आपको समझ आ गया। अब हम ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि हाँ भाई 2 हैं तो बाइनोमियल, 3 है तो ट्राइनोमियल, ऐसे 4 हैं तो फिर क्वाड करके, फिर 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना सबको। तो इसीलिए हमने एक जनरल एक्सप्रेशन बना दिया कि जब भी टर्म्स 2 या 2 से ज़्यादा हों तो जनरली हम उसको क्या बोल देते हैं, पॉलीनोमियल बोल देते हैं। चाहे वो बाइनोमियल हो, चाहे वो ट्राइनोमियल हो, लेकिन जनरली हम उसको क्या बोल देते हैं, पॉलीनोमियल बोल देते हैं। तो अब आपको जब भी ऐसा एक्सप्रेशन दिखे जिसमें क्या हो, कुछ वेरिएबल हो, कुछ कांस्टेंट हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीनोमियल बोलेंगे आज से। ठीक है, अब जब भी उस पॉलीनोमियल को, ये आ गया पॉलीनोमियल, 4x प्लस 2 पॉलिनोमियल आ गया। जब भी पॉलिनोमियल को मैं क्या करता हूँ, इक्वेट करता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात। जब भी पॉलिनोमियल को, सपोज कर लो मैंने 4x प्लस 2 ही ले लिया, ये एक पॉलिनोमियल है। जब भी मैं उसको इक्वेट करता हूँ, इक्वेट मतलब इक्वल्स टू आ गया। जब भी मैं उस पॉलिनोमियल को इक्वेट करता हूँ किससे, आइदर 0 से और किसी कांस्टेंट टर्म से, ठीक है, और वेरिएबल से, किसी से भी उसको इक्वेट करता हूं, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन विद इक्वेट करने के साथ इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा ये चीज़। क्या बोला मैंने, जब भी किसी पॉलिनोमियल को, ये क्या है मेरा पॉलिनोमियल, जब हम उसको क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं किससे, किस 0 से, किसी कांस्टेंट टर्म से या फिर वेरिएबल से, उसको मैं क्या बोलूँगा, इक्वेशन बोलूँगा। सर एग्जांपल दे दो, चलो ठीक है। तो ये क्या लिया मैंने, 4x प्लस 2, वही पॉलिनोमियल, इसको मैं इक्वेट कर दूंगा 0 से, तो ये क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। सर कुछ और दे दो। एग्जाम्पल में 4x प्लस 2 इक्वल्स टू 2 कर दिया, किसी कांस्टेंट से इक्वेट कर दिया, तब भी ये क्या बन गया, ये बन गया क्या, इक्वेशन। और दे दो कोई एग्जाम्पल, 4x प्लस 2 इक्वल्स टू y कर दिया मैंने, तो किससे इक्वेट कर दिया, किसी वेरिएबल से, अब भी ये क्या बन गया, अब भी ये क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। तो इक्वेट करूं किससे, आइदर कांस्टेंट से, आइदर 0 से, आइदर वेरिएबल से, जब भी इक्वेट किया तभी वो इक्वेशन बनेगी। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ 2x प्लस 3y क्या एक इक्वेशन है, नहीं है। क्यों, क्योंकि इक्वेट नहीं किया किसी चीज़ से। जब तक इक्वेट नहीं करूँगा तब तक इक्वेशन नहीं बनेगी। आई होप अब ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलें आगे। तो यहाँ पे दोबारा से एक बार आप देख लो, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन या पाथ में ट्रैवल करता है, पावर जिसकी क्या होती है, 1 होती है। ये पॉलिनोमियल है, जब भी हम उसको इक्वेट करते हैं किसी कांस्टेंट से, वेरिएबल से, 0 से, उसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। वेरिएबल क्या है, जिसकी वैल्यू क्या है, चेंज हो जा रही है बार बार, एक्स वाई जी ए बी सी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास, अब मैंने क्या बोला कि लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन जो है वो ऐसी भी हो सकती है, स्ट्रेट लाइन ऐसी भी हो सकती है, स्ट्रेट ऐसी भी हो सकती है और स्ट्रेट ऐसी भी हो सकती है। अब इसमें से एक क्वेश्चन आपको कई बार पूछा जाता है। मैंने क्या किया, ये एक्स एक्सिस है मेरे पास, ठीक है, और ये यहाँ पे क्या है मेरे पास, वाई एक्सिस। तो मैंने क्या किया, मैंने ले लिया एक पॉइंट x इक्वल्स टू 4 और उसको मैंने क्या किया, ग्राफ पे प्लॉट किया। और दूसरा पॉइंट ले लिया y इक्वल्स टू 4, उसको भी मैंने क्या किया, ग्राफ पे प्लॉट किया। जब मैंने x इक्वल्स टू 4 को, x इक्वल्स टू 4 क्या था ये, जब इसको प्लॉट किया तो आप क्या देख रहे हो, इसका जो ग्राफ बना, ये है ना x इक्वल्स टू 4 का ग्राफ, ये आप क्या देख रहे हो, ये y एक्सिस के क्या बन रहा है, पैरेलल बन रहा है। तो x इक्वल्स टू कांस्टेंट, मतलब x इक्वल्स टू कांस्टेंट जब भी होगा,
उसका जो ग्राफ बनेगा, ये आपको बहुत बार एमसीक्यूज में पूछा जाता है। x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट जब भी होगा उसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा पैरेलल टू y एक्सिस, और y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट जब भी होगा उसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा पैरेलल टू x एक्सिस। याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो y इक्वल्स टू 4 कहाँ पे है, ये है y इक्वल्स टू 4। इसका जो ग्राफ बना है ये क्या बना है, स्ट्रेट लाइन, और ये लाइन क्या है, पैरेलल टू x एक्सिस है। बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, पहले बता रहा हूँ, ये 1 नंबर पे एमसीक्यू में बहुत बार, एसएससी हो, रेलवे हो, जेके एसएससी में पूछ सकता है आराम से, क्योंकि इस बार सिलेबस में मेंशन है, तो इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे। बहुत बड़ा कोई वैसा नहीं आपको पूछ लिया जाएगा कि जो किसी से भी ना होता हो। ठीक है, आई होप आपको अब ये समझ आ गया होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होती है। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन मतलब जब भी पॉलिनोमियल को इक्वेट करोगे किसी के साथ वो इक्वेशन बनेगी, और वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, अब आते हैं, बढ़ते हैं आगे। अब मैंने ये तो बता दिया आपको कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ये बता दिया। अब आप मुझे बताओ कि ये इक्वेशन है। बिल्कुल भाई इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि ये है हमारे पास पॉलिनोमियल, इसको इक्वेट किया जा रहा है किससे, किसी कांस्टेंट से, तो ये क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। अब क्वेश्चन क्या आता है कि भाई बताओ इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। या तो आपको डायरेक्टली बोलेंगे फाइंड एक्स, मैं आपको यहाँ पे ये भी बताता जाऊंगा साथ साथ में कि क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, आपको कैसे वो माइंड कैसे चेंज करेंगे आपका, आपको दिमाग घुमा देंगे, आपको कुछ पूछेंगे वही, लेकिन वो कुछ और लैंग्वेज में पूछेंगे, आप सोचोगे क्या पूछ लिया है। जैसे यहाँ पे अगर बोल दिया हो फाइंड एक्स, तब तो आप आराम से निकाल दोगे। अगर आप बोला हो सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, तब आप बोलोगे सोल्यूशन क्या चीज़ है, सोल्यूशन भी क्या है, वो एक्स की ही वैल्यू है। सोल्यूशन मतलब जो वेरिएबल की वैल्यू, सोल्यूशन मतलब वैल्यू ऑफ वेरिएबल, हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, कौन सी, वो वैल्यू जिसको जब हम इक्वेशन में डालें तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ जाए। क्या बोला मैंने, सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन एक वैल्यू है किसकी, वेरिएबल की, कौन सी वैल्यू, वो वैल्यू जिसको जब हम इक्वेशन में डालेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। तो सॉल्व कैसे करते हैं, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 12 है, x निकालो, तो क्या करूँगा, तो यहाँ पे 6 जो था पॉजिटिव था, जब मैं इसको शिफ्ट कर गया राइट हैंड साइड पे तो ये क्या बन गया माइनस, तो 4x इक्वल्स टू 6 हो गया, यहाँ से x इक्वल्स टू 6/4 और 3/2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3/2। तो x की 3/2 वो वैल्यू है कि जब मैं इसको इक्वेशन में डालूंगा दोबारा तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी। यहाँ पे मैंने क्या किया है, प्रूफ के लिए यहाँ पे मैंने बताया है कि भाई इस इक्वेशन में, तो प्रूफ के लिए मैंने क्या किया, x की वैल्यू कितनी आई थी मेरी 3/2, तो उस x की वैल्यू को मैंने इस इक्वेशन में, जो मेरी मेन इक्वेशन थी, मैंने पुट कर दिया 4, और x की वैल्यू 3/2 प्लस 6, जब 2 से 4 कटा तो 2, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 प्लस 6 12, तो राइट हैंड साइड भी मेरी क्या थी 12, तो मैं क्या देख रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है। इसका मतलब मेरा जो सोल्यूशन आया है वो सही आया है बिल्कुल। तो सोल्यूशन का मतलब क्या हो गया, सोल्यूशन का मतलब है वेरिएबल की वो वैल्यू जिस वैल्यू को जब मैं इक्वेशन में पुट करता हूँ तो मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। ये तो अभी मैंने वन वेरिएबल लिया, आपको दिख रहा होगा एक ही वेरिएबल इस इक्वेशन में, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको अभी मैंने वन वेरिएबल लिया है, लेकिन टू वेरिएबल में भी सोल्यूशन का मतलब वही है, चाहे वो कितने भी वेरिएबल हो, सोल्यूशन का मतलब यही है कि वो वैल्यू ऑफ वेरिएबल जिसको जब हम पुट करें इक्वेशन में तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए, मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए। ये मतलब हो गया मेरा इक्वेशन का। अब एक चीज़ यहाँ पे देखना, ये ना ये बहुत बार चीज़ें, ये छोटी मोटी चीज़ें ना बहुत बार आप लोग ध्यान नहीं देते हो, तो फिर आप बोलते हो कि हमको, आप बेसिक्स पे ध्यान नहीं देते हो, फिर आप बोलते हो हमको समझ नहीं आया, डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चंस पे उतर आते हो, फिर क्वेश्चन सॉल्व कहाँ से होंगे। अब देखो मैंने क्या किया, ये मेरा x है सपोज, ये मेरा y है, मैंने क्या किया, x की वैल्यू ले ली 1, 1.5, 2, 2.5 ऐसे करके मैंने ले ली, तो ये 3/2 को मैं लिख सकता हूँ 1.5, तो x इक्वल्स टू 1.5 मतलब x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, x कांस्टेंट मतलब इसका ग्राफ कैसे आएगा, पैरेलल टू y एक्सिस, तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे क्या था 1.5, इसका मतलब जो लाइन का ग्राफ था x इक्वल्स टू 1.5 थी हमारे पास लाइन, इसका जो ग्राफ है, इसका जो सोल्यूशन है, सॉरी इसका जो सोल्यूशन है वो कहाँ से पास कर रहा है,
वो उस ग्राफ से पास कर रहा है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सॉल्यूशन जो है हमेशा उस ग्राफ के ऊपर लाई करता है। क्या बोला मैंने? सॉल्यूशन जो है वो हमेशा ग्राफ के ऊपर लाई करेगा। जैसे सपोज अभी मैंने पीछे आपको ये समझाया, ये सपोज कोई लाइन है, ये दिख रहा है आपको, सॉरी ये वाली लाइन दिख रही है, ये किसी लाइन की इक्वेशन है, सॉरी किसी इक्वेशन की लाइन है, हाँ ठीक है। तो ये एक लाइन आ गई। अब मैं क्या करूँ, जो इसका सोल्यूशन होगा ना वो हमेशा इसके ऊपर ही लाई करेगा। इसका सोल्यूशन मतलब वो वेरिएबल्स जो इसको सेटिस्फाई करेंगे वो हमेशा इसके ऊपर ही लाई करेंगे। अगर कहीं और होंगे, सपोज मैं बोलूँगा ये, तो ये कभी भी इसका सोल्यूशन नहीं होगा, ये कभी भी इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता। और ये वाला जो है वो इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता, वो इसी लाइन का सोल्यूशन है। तो मतलब हमेशा सोल्यूशन जो है वो लाइन के ग्राफ के ऊपर लाई करेगा। कहने का मोटा मोटा मतलब ये था। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा अभी तक। अभी एक चीज और, जितने वेरिएबल्स होंगे उतनी ही इक्वेशंस चाहिए हमको सॉल्व करने के लिए। जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल था, इस वाली इक्वेशन में क्या था, एक वेरिएबल था, इसका मतलब एक ही इक्वेशन चाहिए और सॉल्व हो जाएगा। अब सपोज यहाँ पे देखो, x एक वेरिएबल है, y दूसरा वेरिएबल है, तो यहाँ पे मैं तब तक सॉल्व नहीं कर सकता जब तक मुझे दो इक्वेशनें ना दी हों। जब तक मुझे दो इक्वेशनें नहीं दी होंगी तब तक मैं x और y की वैल्यू यहाँ पे नहीं निकाल सकता हूँ। ठीक है, समझ आया? अपने से मैं कुछ भी पुट करूँ, x को मैं 0 रखूंगा, अगर इस इक्वेशन में मैं x को 0 रखूंगा तो y कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x को 1 रखूंगा तो y कितना आएगा, 1 आएगा। वो मैं अपने से रख रहा हूँ, लेकिन सोल्यूशन निकालने के लिए x और y की वो सटीक वैल्यू निकालने के लिए मुझे कितनी इक्वेशन चाहिए, इसमें दो इक्वेशन चाहिए। तो अगर मेरे पास यहाँ पे दूसरी इक्वेशन और होती है, सपोज 6x + 3y = 9, अब जाके मैं x और y की यहाँ से वैल्यू निकाल सकता हूँ। समझ आया? लेकिन ये 99% केसेस में तो ये सही है, लेकिन आगे चल के हम जब क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे 1% एक क्वेश्चन आपका ऐसा आएगा जब आपको दो ही इक्वेशनें होंगी लेकिन वेरिएबल 3 होंगे, तब भी वो सॉल्व हो रहा होगा। तो हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बता दिया कि ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, जो इसके सोल्यूशन है वो उसी लाइन के ऊपर लाई करेंगे। ठीक है, समझ आ गया? सपोज आपको क्वेश्चन इस तरीके से भी वो ग्राफ दे सकता है और यहाँ पे बोल सकता है कि ये एक 1 1 ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ये सपोज 0 3 ये कोऑर्डिनेट्स हैं, और कुछ और दे देगा 1 2 3 4 ऐसे करके कोई कोऑर्डिनेट्स दे देगा और बोलेगा बताओ इस लाइन के सॉल्यूशंस क्या हैं। तो आपको लाइन की इक्वेशन भी नहीं पता होगी उस समय, आपको लाइन का कुछ नहीं पता होगा, आपको सिर्फ ग्राफ दिया होगा, लेकिन जो ग्राफ जो पॉइंट उस लाइन पे लाई कर रहा होगा वो इसका सोल्यूशन होगा लाइन का। ठीक है, समझ आ गया? चलें आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं अपना, ये तो मैंने बता दिया। अब आ जाते हैं अपना सोल्यूशन पे, जो अपना सोल्यूशन है दो वेरिएबल्स को लेके। अभी हम लोग एक वेरिएबल का देख रहे हैं, थोड़ा बेसिक। मेरे को आपका फाउंडेशन पहले स्ट्रॉन्ग बनाना है, उसके बाद हम कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली सारे क्वेश्चन आने लगेंगे। क्यों? क्योंकि फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, अब सबसे पहले क्या आ गया, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन की इक्वेशन होती क्या है? लाइन की इक्वेशन होती है a1x + b1y + c1 = 0। या तो इसको ऐसे लिखो, या तो इसको a1x + b1y = c1 ऐसे लिख सकते हो। c1 को आप लेफ्ट हैंड साइड पे लिखो, आप राइट हैंड साइड पे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट है, जिस मर्जी साइड लिखो। लेकिन अगर एक का राइट हैंड साइड पे लिख रहे हो तो कोशिश करना दूसरे का भी राइट हैंड साइड पे लिखो। इससे थोड़ी सी आगे कंफ्यूजन होगी। अगर आप एक लेफ्ट रखोगे एक राइट पे रखोगे तो थोड़ी सी कंफ्यूजन होने के चांसेस हैं। सिमिलरली ये दो, अब मैंने क्या बोला कि अगर दो वेरिएबल हैं तो दो ही इक्वेशनें चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे कौन कौन से दो वेरिएबल हैं? एक वेरिएबल है x, एक वेरिएबल है y, इसीलिए मैंने क्या किया, दो इक्वेशनें ली। अब इसके हमारे पास सॉल्यूशन निकालने के भी तरीके हैं। वो तो जो हमने पीछे किया वो तो वन वेरिएबल था, वो तो आसानी से निकल गया। इसको निकालने के लिए भी हमारे पास अलग अलग मेथड है। सबसे पहले सॉल्यूशन होते कितने टाइप्स के हैं? तीन टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं। एक तो होता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक ही वैल्यू आएगी, कोई और वैल्यू नहीं आ सकती, एक के अलावा कोई और वैल्यू नहीं आ सकती उस चीज़ की। उसके बाद दूसरा आएगा नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं होगी जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं होगी जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। तीसरा आएगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन भी बोलते हैं। इसका मतलब कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, मतलब ऐसी बहुत सारी वैल्यूज होंगी जो कि एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे।
ठीक है, तो अब ये आते कैसे हैं, कैसे निकाला जाता है, क्या इनका मेथड है, तो मैं आपको बताता हूँ। अभी हमने क्या पढ़ा, क्या देखा कि इक्वेशंस ऑफ लाइन क्या है, ये दो जो है हमारे पास जनरल इक्वेशंस ऑफ लाइन है, या तो इसको लेके चलो या तो इसको लेके चलो, मैं फिलहाल इसको लेके चलता हूँ। ठीक है, तो एक सेकेंड, चलो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास जनरल इक्वेशंस ऑफ लाइन होगी। अब यहाँ से हमारे पास मैंने क्या बोला, तीन तरह के सोल्यूशन होंगे आपके पास, या तो यूनिक सोल्यूशन होगा। यूनिक मतलब क्या हो गया उसका, यूनिक का मतलब होगा कि एक ही सोल्यूशन होगा, एक के अलावा और कोई सोल्यूशन उसका नहीं आएगा। उसके बाद आ गया नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन का मतलब क्या हो गया, नो सोल्यूशन का मतलब हो गया कि कोई भी सोल्यूशन नहीं है, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो उसको सेटिस्फाई कर रही हो। ठीक है, ये भी समझ आ गया। तीसरा हो गया इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन मतलब कि बहुत सारी ऐसी वैल्यूज होंगी जो उस इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही होंगी। अब यूनिक सोल्यूशन के लिए यहाँ से देखो, अगर आप यूनिक सोल्यूशन के लिए a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होना चाहिए। मतलब a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर वो बराबर नहीं होगा इसका मतलब उसका यूनिक सोल्यूशन होगा। दूसरा केस क्या आ गया, दूसरा केस आता है अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर आ गया तो क्या होगा, उसके आगे दो केसेस। अगर वो c1/c2 के बराबर नहीं आया तो नो सोल्यूशन, अगर वो उसके भी बराबर आ गया तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। अभी आपको दिमाग में नहीं आ रहा होगा क्या ये बकवास से बका जा रहा है, क्या बोल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी समझ ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाएगा। क्वेश्चन जब देखेंगे इसका तो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान से एक बार फिर से सुन लो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला आपको, मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला कि हमेशा सोल्यूशन जो होता है वो कहाँ लाई करता है, ग्राफ पे लाई करता है। तो सपोज मेरे पास एक लाइन है जिसका ग्राफ ये है, एक लाइन ये है जिसका ग्राफ ये है। तो अब ये वाला पॉइंट आप देख रहे हो, ये इस लाइन पे भी लाई कर रहा है और ये इस लाइन पे भी लाई कर रहा है। इसका मतलब ये ऐसा एक पॉइंट है जो कि दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये एक ऐसा यूनिक पॉइंट है जो कि दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब इसका यूनिक सोल्यूशन है। कई बार क्वेश्चंस में ये भी पूछा जाता है कि यूनिक सॉल्यूशंस के लिए ग्राफ कैसा होगा। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग। कैसा ग्राफ होगा यूनिक सॉल्यूशन के लिए, इंटरसेक्टिंग ग्राफ होगा। चाहे वो ऐसा हो, चाहे वो इंटरसेक्टिंग ऐसा हो, कैसा भी इंटरसेक्टिंग हो सकता है, लेकिन एक पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेंगे, एक ही पे करेंगे, दो पे नहीं कर सकते। दो पे कभी भी स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती। तो यूनिक सोल्यूशन तभी होगा जब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो एक के लिए क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग यूनिक सोल्यूशन। उसके बाद अगर नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन में क्या हो गया, a1/a2 b1/b2 तो बराबर है सॉरी, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। तो नो सोल्यूशन इसका मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो ग्राफ पे लाई कर रहा है, कोई भी उसका सोल्यूशन है ही नहीं। जब उसका सोल्यूशन है ही नहीं इसका मतलब दोनों लाइनें क्या होंगी उस केस में, पैरेलल होंगी। इक्वेशन ये भी पूछा जाता है कि नो सोल्यूशन के केस में लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, तीसरा क्या आ जाता है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। अब इसके बहुत सारे सोल्यूशंस हैं, बहुत सारे सोल्यूशन मतलब ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे जो दोनों पे आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये लाइंस कैसी होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइन होंगी ये। इसका मतलब बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो इन लाइन पे, इस ग्राफ पे लाई कर रहे हैं, इसीलिए इसके क्या सोल्यूशंस है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस हैं। समझ आया। चलो अब हम क्या करते हैं, इस पे थोड़े से दो तीन क्वेश्चन देखते हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि क्या था। ये मैंने आपको बता दिया। अब एक चीज़ और यहाँ पे रह गई थी कि जो नो सोल्यूशन है उसको बोला जाता है इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन। मतलब जिसका सोल्यूशन नहीं है उसको बोला जाता है इनकंसिस्टेंट, और जिसका सोल्यूशन है चाहे वो यूनिक है चाहे वो इनफाइनाइट है उसको क्या बोला जाता है, कंसिस्टेंट सोल्यूशन। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, कंसिस्टेंट सोल्यूशन। कई बार क्वेश्चन में इक्वेशन दे दी जाती है और पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा ऐसा इक्वेशन है जिसका इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन है। तो इसका मतलब हमको वो चीज़ ढूंढनी है जिसका नो सोल्यूशन होगा। इसका मतलब हमको वो चीज़ ढूंढनी है जिसमें ग्राफ क्या होगा, पैरेलल होगा। तो ये तीनों चीज़ें एक साथ आएंगी, या तो इनकंसिस्टेंट होगा, या नो सोल्यूशन होगा, या पैरेलल होगा। या तो कंसिस्टेंट होगा, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा, और लाइन कैसी होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। या तो यूनिक सोल्यूशन होगा, ये कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, और क्या क्या सोल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो कुछ भी पूछ सकते हैं इस ग्राफ में से। आई होप आपको समझ आया होगा ये चीज़। नहीं आया है 2x पे देखो, फिर से देखो, एक बार रिपीट करो, पक्का मुझे पता है कि समझ आ जाएगा। नहीं आएगा, आज आएगा तो फिर भी आपके पास यूट्यूब तो है, कमेंट सेक्शन तो है, वहाँ पे लिख दो। नहीं है तो मैं लास्ट में ईमेल आईडी बताऊंगा, वहाँ पे लिख दो। थोड़े दिन में टेलीग्राम चैनल बना देंगे, वहाँ पे लिख देना। ठीक है, तो आगे बढ़ें।
ये लो, चलो जी क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है, ये आ गया क्वेश्चन। अब हमें पता करना है इसमें कौन किसका इनफाइनाइट सोल्यूशन है, किसके मैनी सोल्यूशन है, किसका नो सोल्यूशन है, वो पता करना है आपको। तो हम क्या करते हैं, हमको पता है सबसे पहले a1/a2 और b1/b2 हमको करना है। तो a1/a2 क्या किया, 2/4, b1/b2 अब मैं साइन के साथ लेके चलूंगा, -3 और -6। जब मैंने कैंसिल किया तो बना 1/2, इसको भी कैंसिल किया तो बना 1/2। अब मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि भाई a1/a2 और b1/b2 तो बराबर आ गए, इसका मतलब ये तो गया, इसका मतलब इन दोनों में से कोई ना कोई होगा। अब मैं आगे चेक करता हूँ तो क्या C1/C2 बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा। इसका मतलब ये वाला केस है, ये वाला केस मतलब कौन सा, पैरेलल वाला। पैरेलल वाला मतलब कौन सा, नो सोल्यूशन। इसका मतलब ये कौन सा है, नो सोल्यूशन वाली इक्वेशन है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे। चलो अगला, a1/a2 साइन के साथ, b1/b2 और C1/C2 कैंसिल करूं तो 1/-2, -1/2, 1/-2 मतलब वही -1/2, -1/2 और -1/2। क्या तीनों बराबर आए, तीनों बराबर आए, बिल्कुल सही बराबर आए। इसका मतलब इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। इसका मतलब लाइंस कैसी होंगी, कोइंसिडेंट। सोल्यूशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट। और होगा क्या, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होंगे। समझ आ गया। वैसे ही सिमिलरली ये वाला सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या है, 2/4, 1/-2, -6/-4। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1/2, -1/2 और यहाँ से आ जाएगा 2 × 3/2। अब यहाँ पे जल्दबाजी में बच्चे क्या करेंगे ना, बच्चे क्या करेंगे, 1/2 आ गया जी, चलो बराबर आ गया, और ये बराबर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये क्या हो गया, पैरेलल लाइंस होंगी, नो सोल्यूशन होगा। लेकिन गड़बड़ कहाँ होगी, साइन को भी देखना है। तो ये भी बराबर नहीं है। a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 है यहाँ पे। तो नॉट इक्वल्स टू जब भी होता है तो कौन सा आ गया, यूनिक सोल्यूशन हो गया। लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। कैसा सोल्यूशन है, कंसिस्टेंट के इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट सोल्यूशन है। ठीक है, समझ आ गया होगा। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी याद आता है हमारे पास इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड कैसे कैसे हैं। अभी तो हमने क्या पढ़ा, सोल्यूशन कितने प्रकार के हैं, यूनिक है, नो है, इनफाइनाइट है, उसका ग्राफ कैसे होता है, किसका इंटरसेक्टिंग है, किसका पैरेलल है, वो सब पढ़ लिया। अब आता है हमारे पास कि सॉल्व करने का तरीका क्या है। सॉल्व करने के दो तरीके हैं, पहला है सब्स्टिट्यूशन और दूसरा है एलिमिनेशन। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी क्योंकि एक ही शॉट में पूरा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल खत्म करना है। ठीक है, चलो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन जैसे नाम से ही पता चल रहा है, आपको सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यू किसकी, किसी एक वेरिएबल को पकड़ लो। क्या करो, किसी एक वेरिएबल को पकड़ लो, चाहे x को पकड़ो चाहे y को पकड़ो। सर पकड़ के क्या करना है, बस रख दो अपने पास, अभी देखते हैं आगे क्या करना है, बट अभी पकड़ के रखो। ठीक है, या x को पकड़ो या y को पकड़ो। ठीक है सर, हमने x को पकड़ लिया। अब क्या करो, उस वेरिएबल को सेम करो। मैंने x को पकड़ा, उसको क्या करो, सेम करो, सेम वैल्यू करो वेरिएबल की। क्या करो, सेम वैल्यू करो। तो सेम वैल्यू का क्या मतलब हुआ, सेम वैल्यू का मतलब हुआ अगर ऊपर वाली इक्वेशन में वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट 7 है तो नीचे वाली में भी कोफिशिएंट के, ये वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट क्या करो, 7 करो। सर अब 7 कैसे करें, मल्टीप्लाई कर, एक काम करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 से, तो 7 बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है, 7 बन जाएगा। लेकिन ये गलती मत करना कि सिर्फ और सिर्फ x को ही मल्टीप्लाई करो। अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर पूरी की पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सर ऐसा क्यों, क्योंकि मैथ्स में ऐसा होता है कि अगर आप राइट हैंड साइड पे कुछ ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई कर रहे हो, वही चीज़ आपको राइट हैंड साइड पे करनी पड़ेगी ताकि इक्वेशन बिगड़े ना। ठीक है, ठीक है सर, आगे चलते हैं। तो हमारे पास क्या बन गया, ये 7x - 15y = 2। दूसरा क्या हो गया, इस पूरी की पूरी इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ 7 से। अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे किया तो राइट हैंड साइड पे भी करना पड़ेगा। तो ये क्या बन गया, ये 7x - 15y = 2 बन गया, और ये बन गया 7x + 14y = 21, ऐसा बन गया। अब क्या करें, अब क्या करो, यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई है, सॉरी, ये सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ये एलिमिनेशन मेथड है। ठीक है, ये क्या, कौन सा मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है। तो इसको फिलहाल अभी रखो, हम लोग सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे, तो पहले हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। ठीक है,
रुक जाओ एक सेकंड, पहले हम सब्स्टिट्यूशन समझ लें फिर हम एलिमिनेशन पढ़ते हैं। तो किसी एक वैल्यू को तो पकड़ना है, वो तो ठीक था। अब किसी एक वैल्यू को पकड़ के उसकी वैल्यू निकाल लो किसी एक इक्वेशन से, ठीक है। और इक्वेशन भी एक पकड़ लो, आइदर 1 पकड़ लो या 2 पकड़ लो, किसी एक को पकड़ लो। मैंने 2 वाली पकड़ ली। तो 2 वाली इक्वेशन की थी क्या थी, x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। यहाँ से मैंने एक की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू क्या होगी 3 माइनस 2y, मानते हो, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जो भी मेरे पास वैल्यू आई उसको मैं पुट करूंगा जो दूसरी इक्वेशन है, पुट इन जो मेरे पास बची। पहले मैंने क्या ली, ये वाली ली। यहाँ से जो वेरिएबल की वैल्यू आई उसको मैं कहाँ पुट कर दूंगा, जो मेरे पास इक्वेशन बची यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा 7, और x की जगह मैं क्या लिखूंगा 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से क्या हो गया 21 माइनस 14y माइनस 15y इक्वल्स टू 2। यहाँ से क्या बन गया 21 माइनस 29y इक्वल्स टू 2। यहाँ से क्या बन गया 21 माइनस 2 इक्वल्स टू 29y। तो यहाँ से y आ गया 19/29। तो ये क्या आ गई y की वैल्यू कितनी 19/29। अब y की तो वैल्यू आ गई, अब x की कैसे निकालें, जो y की वैल्यू आई उसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो। इसमें करो, इसमें करो तब भी चलेगा, इसमें करो तब भी चलेगा, इसमें करो तब भी चलेगा। मुझे छोटी वाली ये दिख रही है तो मैं इसमें पुट कर लेता हूँ। जब मैं y की वैल्यू पुट करूंगा तो x की वैल्यू बन जाएगी 3 माइनस 2, y की वैल्यू क्या है 19/29। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा इतना और इसका आंसर बनेगा 49/29। तो मेरे पास x की भी वैल्यू आ गई, y की भी वैल्यू आ गई। तो ये मेरे पास क्या बन गए, x और y क्या बन गए, मेरे पास सोल्यूशन बन गए, किसके, इन दोनों इक्वेशंस के। मतलब ये ऐसी वैल्यूज हैं x और y की कि जब मैं इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में डालूंगा दोनों में तो ये इक्वेशंस क्या होंगी, सेटिस्फाई होंगी। नहीं यकीन होता तो डाल के देख लेना, मेरे को यकीन है कि सेटिस्फाई होंगी तो मैं नहीं डाल रहा हूँ अभी, ठीक है। समझ आ गई। किसी एक वेरिएबल को पकड़ो, किसी एक इक्वेशन को पकड़ो, उस वेरिएबल की वैल्यू निकालो उस इक्वेशन से, फिर उसको पुट कर दो किसमें, दूसरी इक्वेशन में। ये हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। समझ आ गया होगा। चलें आगे, एक बार फिर से जल्दी जल्दी से देख लें क्या क्या करना है। आइदर पिक 1 और 2, एक इक्वेशन को पिक करो। मैंने सेकंड को पिक किया, वहां से मैंने x की वैल्यू निकाली और उस वैल्यू को मैंने फर्स्ट वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद y की वैल्यू आ गई। जब y की वैल्यू आ गई उसको मैंने किसी एक इक्वेशन में, चाहे 1 में, 2 में, या फिर जो मेरी नई वाली बनी है तीसरी, मैंने उसमें डाल दिया। किसी में डालोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। समझ आ गया। तो ये क्या आ गया, x और y क्या बन गए, मेरे पास सोल्यूशन बन गए। अब आ गया एलिमिनेशन मेथड। सेम यही मैंने इक्वेशन ली। एलिमिनेशन मेथड में मैंने क्या बोला अभी थोड़ी देर पहले आपको कि क्या करना है, मेक एनी वन वेरिएबल्स कोफिशिएंट सेम। किसी एक वेरिएबल को पकड़ो और उसके कोफिशिएंट सेम करो। जैसे यहाँ पे 7 है तो कोशिश करो यहाँ पे भी क्या बने, 7 बने। तो उसके लिए मैंने क्या कर लिया, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर वाली जो इक्वेशन थी वो क्या बन गई, अब 7x माइनस 15 वो तो वही रहेगी। नीचे वाली क्या बन जाएगी, 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद 7x प्लस 14y इक्वल्स टू 21। बाकी चीजें कुछ मत देखो अभी, क्या देखो, ये ऐसे था, ये बन गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे दिख रहा है यहाँ पे भी 7x है, यहाँ पे भी 7x है। अब ये 7 और 7 कैंसिल कैसे होंगे, दोनों पॉजिटिव हैं, दिख रहे हैं ना, दोनों पॉजिटिव दिख रहे हैं। इसका मतलब अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो मैंने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट। तो जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, नेगेटिव लिखूंगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ नेगेटिव लिखने के बाद जो इस इक्वेशन के साइन है ना वो मुझे नहीं देखने, अब उसको भूल जाओ, अब मुझे उनको नहीं देखना है। अब मेरे इस इक्वेशन के न्यू साइन क्या बन चुके हैं, ये वाले। अब मुझे इसको देखना है, जो मैंने नीचे नेगेटिव लगाया ना, अब मैंने इसको देखना है, ऊपर वाले जो है उसको मुझे नहीं देखना। तो 7 और 7 तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे -15 और -14 क्या बन जाएगा, -29y। यहाँ पे +2 और -21 क्या बन जाएगा, -19। ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 19/29। फिर वही प्रोसेस, y को उठाओ और किसी में पुट कर दो, चाहे इसमें करो, चाहे इसमें करो, चाहे ये आपकी नई वाली ये बनी है इसमें करो, किसी एक में पुट करोगे तो x की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। तो ये भी वही हुआ, वैसा ही निकला, लेकिन ये थोड़ा सा आसान है। अगर आप लेंथी वाइज देखो तो इसमें आपको यहाँ तक तो आप आराम से पहुंच जाओगे, सब्ट्रैक्ट ही करना है और आपका आंसर आ जाएगा। उसमें सब्स्टिट्यूट करने में इक्वेशन थोड़ी सी लेंथी हो जाती है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी, नहीं आई है दोबारा से देखो। अब कई बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, अब यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, यहाँ पे क्या करूँगा मैं, इतनी गंदी सी इक्वेशनें दिख रही हैं। तो कुछ नहीं करना है, एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा, या तो एलसीएम ले लो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, मर्जी आपकी है।
तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ आसानी के लिए। तो यहाँ पे क्या बन गया, 3x प्लस 4y डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू -1। तो ये क्या बन जाएगी, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6। तो इक्वेशन वैसी की वैसी बन गई। फिर से इसको मैं क्या करूँगा, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो क्या होगा 3x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 3, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। बन गई दो इक्वेशन। फिर वही करना है, चाहे आप एलिमिनेशन से करो, चाहे सब्स्टिट्यूशन से करो, चाहे किससे भी करो, मर्जी आपकी है। एग्जाम में ऐसा आएगा तो एक ऑप्शन आपके पास और है कि जो ऑप्शन दिए होते हैं ना ABCD, आप उसमें से भी एक ऑप्शन उठा सकते हो और डायरेक्टली पुट कर सकते हो इक्वेशन में। अगर वो सेटिस्फाई कर गया मतलब वो सोल्यूशन है, अगर नहीं किया तो फिर आपको दूसरा सोल्यूशन चेक करना पड़ेगा। लेकिन कई बार हो सकता है कि पहला करो नहीं हो, दूसरा करो नहीं हो, तीसरा करो नहीं हो, तो उसमें टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा आपका। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कई बार ऐसी भी इक्वेशन होगी जिसमें रूट होगा। अब रूट होगा तो करना क्या, करना वही कोफिशिएंट सेम है। ठीक है, करना क्या है, कोफिशिएंट सेम ही करना है। अब यहाँ पे बोलोगे कि यहाँ पे कोफिशिएंट कैसे सेम करूँ, एक का तो √2 है, एक का √3 है। ना मैं √2 को √3 बना सकता हूँ, ना ही मैं √3 को √2 बना सकता हूँ। लेकिन कोई ऐसी चीज़ तो है ना इनमें कॉमन जो मैं इसको बना सकता हूँ। जैसे सपोज √2 को मैं √6 बना सकता हूँ, √3 को भी मैं √6 बना सकता हूँ। इनका जो कॉमन मल्टीपल है, ठीक है, उसमें तो बना सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, √2 वाली इक्वेशन को √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मतलब जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसको नीचे वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और जो नीचे वाली इक्वेशन है उसको ऊपर वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऐसा करने से क्या होगा, ये क्या बन जाएगा, √6 और ये √9, ये √6 और ये √16। जब आप √3 से मल्टीप्लाई करोगे, और ये तो आई होप आपको पता होगा, √2 इंटू √3 क्या होता है, रूट के अंदर 3 इंटू 2 ऐसे चला जाएगा तो 6 बन जाएगा। तो ये दो इक्वेशंस बन गई। सिमिलरली अब आपको कोफिशिएंट सेम हो गए, अब सब्स्टिट्यूशन से करो, सब्स्टिट्यूशन से सब्ट्रैक्ट करो। ये वाला साइन अब हमें नहीं देखना है, हमको इस पे ध्यान देना है। तो जब मैं करूंगा तो 3 माइनस 4y, तो -5 आएगा। यहाँ पे तो 0 ही है तो 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब y की वैल्यू 0 चाहे यहाँ पे रखो, चाहे यहाँ पे रखो, चाहे यहाँ पे रखो, x की वैल्यू भी कितनी आएगी, 0 आएगी। तो x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, इसके क्या बन गए, सोल्यूशंस बन गए। ठीक है, समझ आ गया होगा। चलो अब इक्वेशन पे चलते हैं। अब यही क्वेश्चन मैंने आपको पीछे क्या बताया कि यहाँ पे आपको पता करना था कि इसका कौन सा सोल्यूशन है, या तो एक कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। क्वेश्चन 3 तरीके से पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। दूसरा, सोल्यूशन कैसा है इसका, यूनिक है, नो सोल्यूशन है, या इनफाइनाइट सोल्यूशन है। तीसरा क्या पूछा जाता है, ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, पैरेलल होगा, या कोइंसिडेंट होगा। ये 3 तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। तो ये तो अब आप निकाल लोगे, A1/A2, B1/B2, C1/C2 करना, जो भी वहां से आएगा उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान से एक चीज देखना, इस क्वेश्चन को पूछने का उसका दूसरा तरीका क्या है, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x एंड y सेटिस्फाई द इक्वेशन। अभी मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जो वैल्यूज ऑफ x एंड y इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं उसको क्या बोलते हैं, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो पूछना वो क्या चाह रहा है कि सोल्यूशन की कितनी वैल्यूज हैं, क्या उसकी एक वैल्यू है, क्या वो यूनिक है, क्या उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्या वो नो सोल्यूशन है, क्या उसकी बहुत सारी वैल्यू है, क्या वो इनफाइनाइट सोल्यूशन है। तो पूछना वो वही चाह रहा है, लेकिन उसने तरीका बदल दिया। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होने। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये भी बताया था कि जितनी इक्वेशंस होंगी, जितने वेरिएबल्स होंगे, उतनी ही इक्वेशन चाहिए होंगी सॉल्व करने के लिए। कहाँ पे बताया था, अभी बताता हूँ, रुको। कहाँ चला गया, रुको एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बोला था, जितने वेरिएबल्स उतनी इक्वेशन चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए। लेकिन मैंने बोला था 99% में तो हो जाएगा, 1% ऐसा होगा जिसमें हो सकता है 3 वेरिएबल हों और 2 ही इक्वेशन हो, लेकिन तब भी वो सॉल्व होगा। कैसे होगा अभी देखते हैं क्वेश्चन में। चलो क्वेश्चन कहाँ गया। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर दो, कोई कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ 3 एप्पल्स, 2 मैंगोज एंड 4 ऑरेंजेस इज 43। तो क्या दिया है, 3 एप्पल, 2 मैंगोज और 4 ऑरेंजेस की कॉस्ट कितनी है, 43 है। उसके बाद 5 एप्पल्स, 3 मैंगोज, 6 ऑरेंजेस की कॉस्ट कितनी है, 66 दी है। अब बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच एप्पल। अब यहाँ पे जो बहुत समझदार बच्चा होगा ना, वो क्या करेगा, वो करेगा वही कि इक्वेशन कितनी है, 2, वेरिएबल कितने हैं, एप्पल भी वेरिएबल है, मैंगो भी वेरिएबल है, ऑरेंज भी वेरिएबल है,
वेरिएबल कितने हैं 3, इक्वेशन कितनी है 2, तो निकाल ही नहीं सकते। बच्चा क्या करेगा ऐसे, एग्जामिनर का करेगा ऐसे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा गलत। तो कांट पे डिटरमाइन नहीं आ सकता, इसका मतलब इसका सोल्यूशन कुछ ना कुछ यहीं से है। अब निकालना कैसे है, निकालने का तरीका क्या है, देखो क्या थी इक्वेशन 3a 3 एप्पल प्लस 2 मैंगो प्लस 4 ऑरेंजेस इक्वल्स टू 43, 5 एप्पल्स प्लस 3 मैंगोज प्लस 6 ऑरेंजेस इक्वल्स टू 66। अब आपको इक्वेशन को ध्यान से देखना पड़ेगा, इक्वेशन के अंदर आपको देखते ही सोल्यूशन मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान क्या देना है, अब यहाँ पे देखो कि 3 और 4 का वैसे तो कोई रिलेशन नहीं है, मतलब आपको ऐसा देखना है कि मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में कुछ रिलेशन बन रहा है क्या, क्या देखना है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कोई रिलेशन किसी का बन रहा है क्या। यहाँ पे 3 और 4 का देखूंगा तो नहीं बन रहा, 3 और 2 का देखूंगा तो नहीं बन रहा, 5 और 3 का देखूंगा तो नहीं बन रहा, 5 और 6 का देखूंगा तो नहीं बन रहा, लेकिन 2 और 4 का देखूं तो बन रहा है। कैसे सर, क्योंकि 2 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे 2 से, तो क्या 4 बनता है, बिल्कुल सही। वही सेम ऑपरेशन अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ 3 और 2 को करूँ तो क्या वो 6 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। इसका मतलब दया कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ऐसा है इस इक्वेशन में कि जो हम मिस कर रहे हैं। अब मिस क्या कर रहे हैं, अब मैं क्या करूंगा, इस पूरी की पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, मुझे क्या बनाना है, सेम बनाना है, तो मैं क्या कर दूंगा 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको। ये मल्टीप्लिकेशन तो है ना, मल्टीप्लिकेशन आपको कुछ ना कुछ दिख रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ रिलेशन में है। तो जब रिलेशन में है उसके बाद मुझे ढूंढना है कि मल्टीप्लाई किससे करूं कि वेरिएबल सेम बन जाए। अब यहाँ पे 2 मैंगोज है और 3 ऑरेंजेस, सॉरी 2 मैंगोज है और यहाँ पे 3 मैंगोज है। तो अभी मैंने आपको ऊपर जो क्वेश्चन सॉल्व कराया मैंने क्या बोला था √2 वाले में कि जो ऊपर वाले का कोफिशिएंट है वो नीचे मल्टीप्लाई करो, जो नीचे वाले का कोफिशिएंट है वो ऊपर मल्टीप्लाई करो। तो ऊपर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ऊपर वाली इक्वेशन क्या बनेगी, ऊपर वाली इक्वेशन बनेगी 9a प्लस 6 मैंगोज प्लस 12 ऑरेंजेस इक्वल्स टू 43 इंटू 3, ये बनेगा। नीचे वाली क्या बनेगी 10a प्लस 6 मैंगोज प्लस 12 ऑरेंजेस इक्वल्स टू 66 इंटू 2, ये बनेगा, बनेगा बिल्कुल सही। अब आप यहाँ पे क्या देखोगे कि 6 मैंगोज और 6 मैंगोज क्या आ गए सेम, 12 ऑरेंजेस और 12 ऑरेंजेस क्या आ गए सेम। इसका मतलब जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा ये दोनों तो कैंसिल ही हो जाएंगे, बचेगा क्या सिर्फ और सिर्फ a। तो मैं वैल्यू आराम से निकाल सकता हूँ कि नहीं, हाँ निकाल तो सकते हैं। चलो फिर करते हैं, यहाँ से मैं इसको सॉल्व करूंगा 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 3 12, 129 आ गया। यहाँ से आ गया 6 इंटू 2 12, 2 1 6 132 आ गया। अब मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, अब मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई 9a प्लस 6m प्लस 12 ऑरेंजेस इक्वल्स टू 129, 10a प्लस 6 मैंगोज प्लस 12 ऑरेंजेस इक्वल्स टू 132। अब मैंने क्या बोला सब्ट्रैक्ट, मैंने क्या बोला था सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे क्या लगा दो माइनस साइन लगा दो, और ये ऊपर वाले साइन भूल जाओ। कौन से ऊपर वाले, ये साइन भूल जाओ, ये कुछ थे भूल जाओ। अब आपको ये नीचे वाले साइन ही देखने हैं। तो प्लस का 9a और माइनस का 10a है, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो माइनस a बचेगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, क्योंकि प्लस 6m माइनस 6m कैंसिल, प्लस 12 ऑरेंजेस माइनस 12 ऑरेंजेस कैंसिल, प्लस का 129 माइनस का 132, तो कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। क्या आएगा -3 आ गया, आया ए से, सॉरी माइनस से माइनस कैंसिल, तो ए कितना आ गया 3 आ गया। इसका मतलब प्रत्येक एप्पल की कॉस्ट कितनी आ गई 3 रुपीज़ आ गई। समझ आया, इस तरीके के भी क्वेश्चन होंगे, हो सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है JKSSB के लिए, अच्छा क्वेश्चन है। जो लीनियर इक्वेशन के अच्छे क्वेश्चन होते हैं ना उसमें से ये एक क्वेश्चन है। अब सारे क्वेश्चन तो इसमें नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो जो होगी इसकी उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्वेश्चन ही करेंगे। इसके जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए होंगे, चाहे वो JKSSB है, SSC है, रेलवे है, या फिर जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, इवन जो ये जम्मू के रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि KS IAS उस लेवल की भी कोचिंग देते हैं, उनकी भी टेस्ट सीरीज़ के जो क्वेश्चन होंगे वो भी मैं यहाँ पे आपको बता दूँगा। ठीक है, तो अगर आपको समझ आ रही है, अच्छा लग रहा है, तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। और अगर आपको प्रॉब्लम है, डाउट है, तो आप या तो लिख सकते हो, कहाँ, कमेंट में लिख सकते हो। और अगर वहाँ नहीं लिखना है, शर्म आ रही है, तो आप लिख सकते हो JK
maths4u@gmail.com। यहाँ पे मुझे आप क्वेश्चन भेज सकते हो, अपना डाउट भेज सकते हो, सजेशन है कोई वो भी भेज सकते हो, कोई फीडबैक है वो भी भेज सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही हमारी पर चैप्टर की सीरीज चलती जाएगी, जिसमें अगर छोटा चैप्टर होगा तो एक ही वीडियो में निपटा देंगे, अगर बड़ा चैप्टर होगा तो 2 वीडियो में निपटाएंगे, और एक वीडियो क्या रहेगी उसकी क्वेश्चंस की रहेगी। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं। डाउट के लिए मैंने आपको बता दिया। अच्छा लग रहा है सॉरी, अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू।